Hello children. In previous lecture we discussed about geography chapter number 1. हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट के बारे में। और मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए। ह्यूमन लाइफ सोचिए, छोड़िए, इस पूरे अर्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर एक चीज़ के लिए इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इसमें वर्ड्स सबमिट होते हैं, वर्ड मीटिंग होती है, मीटिंग किए जाते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, किस प्रकार ऐसा कार्य किया जाए कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। कुछ इस तरह का पॉइंट हमने डिस्कस किया था। आपका स्टार्टिंग टॉपिक मैंने बताया था एक स्टोरी को लेकर, जो रवि स्टोरी है, और रवि किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार वो इन्वायरमेंट का डिफिनेशन लेता है, ये सब कुछ डिस्कस किया। मैंने वहाँ आपको बायोटिक अबायोटिक के बारे में डिस्कस किया। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफाइन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट डिसाइड, कभी क्वेश्चंस पूछते हैं उसके इन्वायरमेंट के बारे में। साथ ही मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया था नेचुरल इन्वायरमेंट। मैंने बताया था इन्वायरमेंट में जो रोल नेचर प्ले करता है, यानी नेचुरल, जो नेचर ही डायरेक्ट देता है जिन चीज़ों को, उनको लेके जो वातावरण या जो इन्वायरमेंट तैयार होता है उसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें मैंने लैंड, वाटर, प्लांट्स, ये सब आपको एग्जाम्पल बताया। आगे मैंने नेचुरल इन्वायरमेंट में ही मैंने बताया था कि कई सारे स्फीयर के बारे में बात किया था, जो पिछले टर्म पे भी पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है आपको लिथोस्फीयर के बारे में। मैंने बताया था कि सॉलिड जो अर्थ का सबसे ऊपर का क्रस्ट होता है, ये होता है लिथोस्फीयर। मैंने ये भी बताया कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ आपके पॉन्ड, सॉयल, प्लेन्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स सब कुछ इसी लेयर में प्राप्त होते हैं, यानी लिथोस्फीयर में। ये सारा टॉपिक हम डिस्कस किए थे पिछले टर्म पे, ये पिछले वीडियो में। आइए आज आगे ले चलते हैं, कंटिन्यू ले चलते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं सेकंड स्फीयर, और वो है आपका हाइड्रोस्फीयर। आपने लिथोस्फीयर समझ लिया, अब आइए हाइड्रोस्फीयर समझते हैं। हाइड्रो क्या होता है? वाटर। आपको वर्ड से ही लग जाएगा वाटर, यानी जल के अंदर का जो लाइफ जीते हैं, चाहे वो फिशेज हो या फिर कोई भी हो, जो जल के अंदर यानी वाटर के अंदर जो अपनी लाइफ जीते हैं, वो खुद एक प्रकार का अपना इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्लियर? यानी पानी के अंदर का जीवन, चाहे वो रिवर्स में हो, चाहे लेक्स में हो, चाहे सीज में हो, मतलब जहाँ वाटर की बात किया जाए और उसके लाइफ के बारे में बात किया जाए, उसके इन्वायरमेंट के बारे में बात किया जाए, वही कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या? अर्थ, यानी क्रस्ट, अर्थ, पृथ्वी का क्रस्ट। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या? वाटर, यानी पानी के अंदर का जीवन। क्लियर? जो हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में बस इतनी ही बात की गई है क्योंकि पिछले क्लास में आपने इन सब के बारे में पढ़ा है। क्लियर? आगे चलते हैं और एक बार तीसरा लेते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? आप देखते हैं ये अर्थ क्या है, चारों तरफ से एयर से ढका हुआ है, एयर की पतली लेयर चारों तरफ से उसे घेरी हुई है। ये जो पतली लेयर अर्थ को घेरी हुई है, यही कहलाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यही कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। एटमॉस्फेयर में आप जानते ही हैं तमाम प्रकार के गैसेस, तमाम प्रकार के डस्ट, वाटर वेपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सोच सकते हैं ये एटमॉस्फेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डस्ट तो मैं नहीं कह सकता कि डस्ट की वजह से इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये गैसेस की वजह से है, क्योंकि यहीं पे आपकी सारी गैसेस हैं और आपको लाइफ जीने के लिए इन गैसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो गैस कभी नहीं होगा, और गैस नहीं होगा तो ह्यूमंस लाइफ कभी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब आप सोच सकते हैं एटमॉस्फेयर, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, एनिमल्स लाइफ हो, किसी प्रकार की लाइफ हो, उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रखता है ये एटमॉस्फेयर। क्लियर? यानी इट इज़ ए लेयर ऑफ एयर। पृथ्वी को जो घेरा हुआ है, ये आपका जो गैसों का एक मिश्रण है, जो एयर है, यही आपका एटमॉस्फेयर है। गैसेस के साथ साथ आपको पता भी होता है जो रेज आते हैं सन से, जो हार्मफुल रेज होते हैं, उनको भी ये रोकता है, एटमॉस्फेयर उनको रोकता है। जो सूर्य से अच्छी खासी गर्मी यानी वार्म आता है, उसको भी ये हॉटनेस को कम करता है, रोकता है। अगर ये नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो सन का जो लाइट है वो सीधे अर्थ पे पड़ता और यहाँ हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उन सबको जला के राख कर देता। इतना पावर है सूर्य के रोशनी में, इतनी वार्म है, इतनी गर्मी है, इतनी हॉट है। क्लियर? तो आप सोच सकते हैं एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अच्छे खासे ये हमें गैसेस देता है, गैसेस से ही वजह से हम लाइफ जीते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि ये सूर्य से आए हार्मफुल रेजेस को रोकता है, रेस को, और साथ ही साथ उसके रोशनी को भी, उसके हीटनेस को थोड़ा कम करता है।
क्लियर, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, उसके लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी पे बहुत ही कम मात्रा में उसे भेजता है, जितनी ज़रूरत रहती है उतना आ जाता है पृथ्वी पे, दैट लाइट सर्वाइव हो जाता है। क्लियर। तो आपने बात किया दो टॉपिक के बारे में, लिथोस्फीयर मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया, आज आपने डिस्कस किया हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर आपने समझ लिया, व्हाट इज एटमॉस्फेयर आपने ये भी समझ लिया, और लास्ट आपका डिस्कस करते हैं बायोस्फीयर। ये सब पिछले टर्म पे भी आप पढ़े हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़े हैं, ठीक। बायोस्फीयर क्या होता है? लाइफ जीना, यानी एनिमल्स और प्लांट दोनों अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्लियर, यानी एक दूसरे पे डिपेंड होकर लाइफ सर्वाइव करते हैं। वहाँ प्लांट्स भी होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, लैंड भी होता है, एनिमल्स भी होते हैं, यानी सब मिलजुल के जो लाइफ जीते हैं उसी को कहते हैं बायोस्फीयर, क्लियर। आप देखिए एक पिक्चर बना है, पिक्चर बना हुआ है, कलर्ड किया, बहुत अच्छा पिक्चर है, सर्किल टाइप का ऐसे बना है। उसमें सबसे ऊपर आपका एटमॉस्फेयर दिखाया गया, एटमॉस्फेयर का लेयर, किनारे जल वाला दिया है वाटर, तो वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। एक दिया है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिया है। बायोस्फीयर में आपका देखिए पॉन्ड्स है, वहीं एनिमल है, वहीं एयर है, वहीं आपका वाटर है, सब कुछ है, तो यही होता है बायोस्फीयर, जहाँ सब कुछ होते हैं, यानी प्लांट एनिमल दोनों एक दूसरे की लाइफ में हेल्प करके हुए लाइफ सर्वाइव करते हैं, वही आपका होता है बायोस्फीयर, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर तो बहुत ईजी है, पृथ्वी का क्रस्ट जो ऊपर का पृथ्वी का ऊपरी का पार्ट होता है, क्लियर हो गया। तो आपको 4 स्फीयर मैंने पढ़ा दिया, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, क्लियर वन। आइए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही गया, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है भाई, क्लियर। तो इकोसिस्टम एक प्रकार, क्लियर, जो देखिए आपके बुक में किनारे, मतलब उसी में पैरा में किनारे देखिए डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डेफिनेशन का क्या मतलब है। देखिए डेफिनेशन दिया है, तो इकोसिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है, यानी तंत्र है, जो तैयार होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे से कांटेक्ट होने पर, ठीक, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करने पर। जैसे कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एक गोट गया, उसने पत्ती को खाया, प्लांट्स के पत्ते को खाया, उसकी लाइफ सर्वाइव। उस हिरन को शेर ने खाया, शेर की लाइफ सर्वाइव। उस शेर के मरने के बाद उसके जर्म्स जो हैं अर्थ पे गए और वो एक प्रकार का खाद बनाए, क्लियर, यानी एक दूसरे पर सबकी लाइफ डिपेंड है, यानी वो गोट डिपेंड है प्लांट्स पे, लायन डिपेंड है उस डियर पे, जो फर्टिलिटी है यानी ट्री जो ग्रो होगा कभी लैंड से, वो डिपेंड है शेर के डेथ होने पर, यानी सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हर एक इंसान एक दूसरे पर डिपेंड हो, यह सिस्टम ही आपका इकोसिस्टम कहलाता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे पर हर एक इंसान, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स लाइफ हो, चाहे प्लांट हो, एक दूसरे पर जिस तंत्र में डिपेंड होते हैं वही कहलाता है आपका इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, किनारे आपका डिफिनेशन दिया है, उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इकोसिस्टम होता क्या है, क्लियर। तो यही इकोसिस्टम है। ऐसे ही आपका वाटर वाली लाइफ भी ले लिया जाए, वाटर में क्या है, छोटी मछलियाँ खाती हैं अपने नीचे, वो एल्गी जो होते हैं, एल्गी को चाट चाट के वो अपना लाइफ जीती हैं। उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी मछलियों को इंसान निकाल के खाता है, तो ऐसे एक दूसरे पर लाइफ डिपेंड है, क्लियर है। तो ये याद रखिए, जहाँ एनिमल्स एक दूसरे के लाइफ पर डिपेंड होते हैं, उस प्रकार का जो एनिमल्स हुआ या ह्यूमंस हुए, एक दूसरे के लाइफ पे जब डिपेंड रहते हैं, वही आपका सिस्टम पूरा इकोसिस्टम कहलाता है। आप जो ये साइकिल सर्किल जहाँ आप देखते हैं, वहाँ सिंपल कह सकते हैं इकोसिस्टम है। कोई समस्या? ये है इकोसिस्टम का डिफिनेशन, आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक कहानी दी गई है, वही रवि वाली कहानी को आगे बढ़ाया गया है। रवि एक कैंप पे गया है, जहाँ वो मिलता है जेसी से मिलता है। जेसी उसे बताती है अपने यहाँ के एरिया के बारे में, अपने यहाँ के क्षेत्र के बारे में, कि मेरे यहाँ ऐसा एरिया है, ऐसे यहाँ एनिमल्स होते हैं, ये सब वो डिस्कस करती है। वहाँ पे बहुत बारिश होता है,
जेसिक आती है, बहुत वहाँ बारिश होता है। बारिश होने की वजह से अच्छा खासा वहाँ प्लांटेशन होता है, फ्रूट ग्रीन बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग की लाइफ बड़ी अच्छी चलती है, वहाँ कई सारे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ये सारी बात जेसी कहती है। जेसी की बात रवि सुनता है। रवि के साथ साथ वहाँ बगल में एक लड़की बैठी है, हिना, जो आई है जैसलमेर से, राजस्थान से। वो भी इसकी बात सुनती है और हिना बोलती है कि तुम्हारे यहाँ भैया बहुत बड़ी बारिश होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। वहाँ जो प्लांटेशन होता है वो बड़ी कटीली होती है, मतलब छोटे छोटे प्लांट, राजस्थान में ना छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कटीले होते हैं, मतलब कांटेदार वाले प्लांट्स होते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ अच्छा खासा प्लांटेशन होता है, लेकिन राजस्थान का मैक्सिमम एरिया ऐसा है जहाँ प्लांटेशन उतना बेहतर नहीं हो पाता जो आप यूपी या बिहार जैसे क्षेत्रों में देखने को पाते हैं। क्लियर? तो वो कहती है वहाँ बहुत कम प्लांटेशन है, वहाँ तो अधिकतर वही सब देखने को मिलते हैं, कटीले पटीले, यही सब झाड़ियाँ वाड़ियाँ, प्लांटेशन बहुत कम है। हिना की ये बात सुनता है रवि भी, और कहती है कि हमारे यहाँ तो ऊँट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऊँट के द्वारा, कैमल्स के द्वारा हम लोग इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, कैमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। रवि कहता है भाई आपके यहाँ कैमल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं और सब इंसेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। बाकी रही बात जेसी की, तो जेसी के यहाँ सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं, सारे के सारे। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की लाइफ है, सबकी अलग अलग प्रकार की इकोसिस्टम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रवि जाता है अपने टीचर के पास और वहाँ कहता है सर राजस्थान में कुछ अलग प्रकार का इकोसिस्टम है, यूपी में कुछ अलग प्रकार का, बिहार में अलग अलग प्रकार का, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की वैरायटी हो रही है, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो। क्या ये सच है? ऐसा होता है कि ये दोनों मजाक कर रही हैं? टीचर कहता है नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। हर एक जगह का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग प्रकार का होता है, कहीं अलग टेम्परेचर होता है, कहीं अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है। तो जो एनिमल्स यानी जो प्लांट उस इन्वायरमेंट या उस क्लाइमेट में खुद को ढाल लेता है, वही वहाँ सरवाइव कर पाता है। क्लियर? डार्विन का वो एक प्रिंसिपल बताता है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ये अलग से जान लीजिए। डार्विन ने कभी अपने एक प्रिंसिपल में, एक सिद्धांत में डार्विन ने कहा था, समय बदलेगा, इन्वायरमेंट बदलेगा, क्लाइमेट बदलेगा, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल उस क्लाइमेट में तभी जिंदा रह पाएगा जब वह उस क्लाइमेट के लायक बन जाएगा, यानी खुद को उसके लायक बना लेगा, सरवाइव करने लायक बना लेगा, तभी वो जिएगा। लाइफ इज फिट इन फिटेस्ट इन लाइफ। क्लियर? तो ये बात डार्विन ने कही। वही टीचर इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि देखो रवि, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग प्रकार का लाइफ सर्किल होता है, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है, और जहाँ जो एनिमल्स, जो ह्यूमन उसमें अपने आप को सरवाइव कर ले, वही कहलाता है वहाँ का सर्वाइवल पर्सन या सर्वाइवल एनिमल। टीचर की बात सुनकर रवि कंफ्यूजन उसका क्लियर हो जाता है और वो कहता है अच्छा तो ये है इकोसिस्टम। वो पूछता है सर इकोसिस्टम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, हम लोग भी इकोसिस्टम में हैं? वो बोले, टीचर्स बोलता है सर रवि एकदम, आप जहाँ रहते हो, जहाँ आप कैंप पे रह रहे हो, आपके आसपास के फ्रेंड, ये सब इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं, यानी पूरे अर्थ पे इकोसिस्टम है, ऐसा कोई प्लेस नहीं जहाँ इकोसिस्टम ना हो। क्लियर? हर एक जगह पे इकोसिस्टम है। अगर मैं जल की बात करूं तो वहां भी इकोसिस्टम है, वहां भी वाटर साइकिल काम करता है। मैं माउंटेन्स की बात करूं तो वहां भी कार्बन साइकिल काम करता है। अगर मैं एयर की बात करूं तो वहां ऑक्सीजन साइकिल काम करता है। प्लांट्स की बात करूं तो नाइट्रोजन साइकिल काम करता है। हर एक जगह पे इकोसिस्टम है, यानी डिपेंडेंसी पृथ्वी के हर एक कोने पर है। इसीलिए आप सोच सकते हैं इकोसिस्टम कितना ब्रॉड टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है। क्लियर वन? तो आज आपने देखा कुछ स्पेयर्स के बारे में, 4 स्पेयर्स आपने जाना, उनको डिफाइन मैंने किया, आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। सेकंड वन, मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में समझाया, व्हाट इज इकोसिस्टम। मैंने रवि की कहानी को थोड़ा कंटिन्यू ले चला कि रवि ने क्या बात की अपने टीचर से, टीचर ने उसे किस प्रकार सेटिस्फाइज किया, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। फिट इंसान वही होता है जहाँ वो क्लाइमेट के साथ समझौता कर सके, यानी खुद को अपने हिसाब से उस क्लाइमेट में खुद को उसके हिसाब से ढाल सके। क्लियर? तो आज आपने डिस्कस किया इकोसिस्टम के बारे में। आज आपका लेक्चर मैं यही रोक रहा हूँ। तो 2 टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके पास क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बार मैं फिर बता दूँ, आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है,
क्लियर। 20 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा, जिसमें आपके हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। इसलिए जो बच्चे होमवर्क्स नहीं कर रहे हैं वो होमवर्क्स करके मेरे पास जितना जल्दी सेंड हो सके सेंड कर दीजिए, नहीं तो मैं नंबर्स तो कट करूंगा ही करूंगा किसी भी कीमत पे। इसलिए होमवर्क कंपलसरी है, होमवर्क मेरे पास पहुंचना ही चाहिए। 3 चैप्टर आपके हिस्ट्री के आएंगे, 1 चैप्टर ज्योग्राफी का आएगा जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए इन्वायरमेंट से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जाता है तो आप उसे छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते, उसे करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो आपका ज्योग्राफी का 1 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ज्योग्राफी फिनिश होगा तो मैं आपका सिविक्स स्टार्ट करूंगा और उसका भी चैप्टर 1 में पढ़ा दूंगा, यानी 3 हिस्ट्री से, 1 ज्योग्राफी से, 1 सिविक्स से, यानी 5 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 20 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम डेट, आपका पोर्शन, सब कुछ आपके पास सेंड हो जाएगा उससे पहले ही, और 20 जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे मेरे पास कॉल किए थे कि सर चीटिंग नहीं होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो आप घबराइए मत, हम लोग भी टीचर ही हैं, हम लोग ऐसा करेंगे कि चीटिंग जैसा कोई संभावना ही ना हो, कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो उसकी। तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। एक बार फिर मैं कहूँगा वही बात, क्वेश्चंस जो भी भेजे जा रहे हैं उनको कोशिश करिए अपनी तरफ अपने ओन लैंग्वेज में देने की। जब आप ओन लैंग्वेज में देते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपने कितना उस टॉपिक को समझा है। तो कोशिश यही करिए कि अपने ओन लैंग्वेज में आंसर दीजिए। क्लियर। बाकी वो तो मैं फिर आपको समझा ही दूंगा, आपको किस प्रकार का कोई रॉन्ग आंसर आता है तो मैं आपको समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तैयारी कीजिए अपने पोर्शंस की, आप तैयारी कीजिए अपने सब्जेक्ट की। एसएसटी का पोर्शन तो मैं ही आपको बता दिया, तो आप तैयारी कीजिए उसका। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स को, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और शायद नेक्स्ट वीडियो ही आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ। ओके, थैंक यू।